So, AQ number 1027. A sub-district hospital SDH Kupwara caters to a vast and challenging catchment area across the Kupwara region. Its services extend to Karen, Karna, Machal, Kupwara, Trihgaum, Lolab and parts of Hindwara, Langate, border zones and far-flung communities. The hospital thus serves a large population operating over geographically difficult terrain, making it critical hub for healthcare delivery in the area. As per the Indian Public Health Standard norms, each district across the Union Territory of Jammu and Kashmir is mandated to have one district hospital. In the case of Kupwara, the district hospital has already been upgraded to the level of an associated hospital of Government Medical College, GMC Hindwara Medical College, GMC Hindwara, thereby catering tertiary healthcare services to the population of the region. It is pertinent to note that the upgradation of a district hospital to the level of super specialty hospital does not fall within the ambit of IPHS norms. Sub-district hospitals have been strengthened in terms of human resource, machinery and equipment, thereby enabling them to provide services at par with district hospital across the UT. Further, a 50-bedded critical care block is presently under construction at Sub-District Hospital Kupwara at an estimated cost of 3.75 crore under ECRP second. In addition, a district public health laboratory and block public health units are being established at various health facilities in the district under the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. We'll treat it as that. सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा का जो जवाब है इन्होंने खुद भी अपने जवाब में लिखा है सर। इस हॉस्पिटल, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हॉस्पिटल है सर, 2014 में सर, तब आप भी सर उस काबीना में थे सर, बाज़ाब्ता एक कैबिनेट ऑर्डर हुआ है सर कि इस हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया। इस हॉस्पिटल को सर अभी जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ सर, केर एंड मच्छल इससे एरिया से भी सर जितने भी लोग हैं सर इसी हॉस्पिटल पे है सर। यहाँ मीर सैफुल्लाह साहब है सर, कैसर साहब है, जावेद मुंचाल साहब है, इनको भी पता है सर। अब किन वजूहात की बिना पर सर पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा बनाया गया, मैं उधर नहीं जाऊंगा सर। फिर GMC भी वहां लाई गई सर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ है सर, कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन में वहां पे आए और लोगों की वहां पे डिमांड इनको यही थी सर। उसके बाद असेंबली इलेक्शन में ये डिमांड वहां पे उठी सर। पिछली बार सर रोस्टर बनाया गया कि डॉक्टर्स को बहुत सारी जगहों पे जो प्रॉब्लम्स है, खासकर हमारे मिर्चाल साहब ने टंगडार का उठाया सर। अब जब ट्रांसफर भी किया जाता है सर, वहीं से उठा के वहां दिया जाता है सर टंगडार में सर। जबकि बाकी जगहों पे भी जो चाहे हंदवाड़ा में, चाहे त्रेगांव में, चाहे करालपुरा में, हर महीने वहां पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है सर। मेरा मिनिस्टर साहिबा से एक ही सर ये है कि अगर जो ऑलरेडी एक कैबिनेट डिसीजन हुआ है वो सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। कम से कम वहां पे जो है सर, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के नाते सर, इतना यहां पे तीनों MLA हजरात है सर, इनको भी पता है सर 100 किलोमीटर कुपवाड़ा से श्रीनगर है सर, मच्छल से 150-200 किलोमीटर है। सवाल क्या है? मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, मैं मिनिस्टर साहिबा से सर रिक्वेस्ट करता हूं, तीसरी बार मैं इस हाउस में ये मसला उठा रहा हूं। मीर सैफुल्लाह साहब जब MLA थे सर कुपवाड़ा के, इन्होंने वो करवाया था सर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चले कोई बात, तशरीफ रखिए आप। हाँ सैफुल्लाह साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा डिस्ट्रिक्ट बना तो होना चाहिए था उस वक्त कुपवारा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन पता नहीं किन वजूहात पर हंदवाड़ा चला गया। लेकिन उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि 4 कंस्टिट्यूंसीज टंगडार, त्रेगाम, कुपवारा और लोलाब, 4 कंस्टिट्यूंसीज के लिए कुपवारा का हॉस्पिटल है कम से कम।
तो हमने चाहा था कि इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए। और खुशकिस्मती से 2014 में जब हमारी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त इसको एक ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ, कैबिनेट डिसीजन हुआ कि कुपवारा को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया। बाज़ाब्ता पोस्ट्स क्रिएट हुई, डॉक्टर्स, ए ग्रेड डॉक्टर्स, बी ग्रेड डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, पूरा 52, मुझे याद है 52 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का वो उनकी क्रिएशन हो गई थी। लेकिन हमने बाज़ाब्ता उसकी उस वक्त उसकी इनाग्रेशन भी की, बोर्ड भी चढ़ाया, सब कुछ। बाद में जब पीडीपी की, इन्हीं की गवर्नमेंट आई, फयाज साहब की गवर्नमेंट, पीडीपी की गवर्नमेंट, उन्होंने उस ऑर्डर को टर्न डाउन किया। टर्न डाउन करके व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? तकरीर नहीं ना, सवाल अगर पूछना चाहते हैं सर मैं ब्रीफ में टर्न डाउन किया, सवाल पूछे, टर्न डाउन किया उस वक्त। मैं चाहूंगा जो ऑर्डर हुआ था, जो उसका अपग्रेडेशन का ऑर्डर हुआ था 2014 में, उसको रिवाइव कर लीजिए फिर से, ताकि वहां पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहे और लोगों का फायदा। इसके साथ सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, त्रेगाम का हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर जो है 1958 का है, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी उसको अपग्रेड करने की भी, उसको भी कंसिडर किया जाए। शुक्रिया। उसके लिए अलग सवाल पूछना चाहिए। सर, जैसे ऑनरेबल मेंबर फयाज साहब ने पूछा है, ये सही बात है। 14 में एक ऑर्डर निकाला था, हमारी ही सरकार थी और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब थे, और उस सरकार के दौरान मैं भी सर उस वक्त कैबिनेट में थी, आप भी थे, आपको भी याद होगा, उस सरकार के दौरान 800 कुछ अपग्रेडेशन हुए थे, जिनमें हॉस्पिटल्स थे कुछ, जिनमें स्कूल्स थे कुछ। लेकिन जब इलेक्शन हुआ 2014 में, जब सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की, उस वक्त ये जो ऑर्डर हमारा था 14 का, एक सेकंड जरा बात प्लीज सुना करें, उस ऑर्डर को इल्तिबा में रखा गया और ना तो क्रिएशन हुई, क्योंकि हमने तो अप्रूव किया था, अप्रूवल दी थी कैबिनेट ने। अब ये इसमें क्रिएशन आनी थी, पोस्ट क्रिएट होने थे, तो ये हॉस्पिटल शुरू हो जाते। लेकिन उस साल इलेक्शन हुए और इलेक्शन में हमारी सरकार नहीं आई, बल्कि फयाज साहब की सरकार आई, जिसमें बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। लेकिन हमारा जो ऑर्डर था, जो हमारा ध्यान था कि इन एरियाज में, दूर दराज इलाकों में इस तरह के हॉस्पिटल, इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन उस ऑर्डर को इल्तिबा में रखा गया है। जैसे जहां तक सैफुल्लाह साहब ने पूछा है कि अपग्रेडेशन के बारे में, सर अपग्रेडेशन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने इसके बारे में अभी सोचा नहीं, लेकिन जब भी इसके बारे में गवर्नमेंट सोचेगी, कोई सरकार हम फैसला लेंगे, उस वक्त जो है एग्जामिन किया जाएगा, जो भी फुलफिल करता होगा क्राइटेरिया के अंडर, और जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे दिया जाएगा। जहां तक इन्होंने हॉस्पिटल कुपवारा की बात की है, फिर कहा हिंदवारा में क्यों लिया, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ है, उसको हिंदवारा लिया गया। अब जो भी पीछे हुआ उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूं कि अभी सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, वहां पे इक्विपमेंट्स लगाए जाए, डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको वहां से हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी मिले। और दूसरा जो इन्होंने बात की है फयाज साहब ने, इन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ही दूर दराज इलाके जैसे टंगडार है, बाकी एरिया है, वहां से हॉस्पिटल से डॉक्टर भेजे जाते हैं। वहां से नहीं भेजे जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स को जब ऑर्डर निकाला जाता है उनको लगाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा में। वो जब फिर वहां पे जब रैशनलाइजेशन होती है, उस रैशनलाइजेशन के अंदर जो है फिर बाकी एरियाज में भी हमारे ही लोग होते हैं, उनको भी जरूरत होती है डॉक्टर की, तो फिर उस रैशनलाइजेशन के अंदर जो है डॉक्टर्स को उन दूर दराज इलाकों में इंटरनल एडजस्टमेंट पे भेजा जाता है, ताकि हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि ये इलाके इतने दूर दराज है वहां पे मौसम की वजह से फिर रास्ता भी नहीं जाता है, तो वहां पे भी लोगों को ट्रीट करना पड़ता है, वो भी हमारे ही लोग हैं, उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर यकीन दिलाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह जो भी क्राइटेरिया के अंदर फॉर्मेलिटी फुलफिल करेगा तो जरूर वहां पे जब सरकार डिसीजन करेगी ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियत दी जाएगी। और इनके यहाँ ऑलरेडी 50 बेडेड हॉस्पिटल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो मैंने सवाल में जवाब दिया है, उसको भी कंप्लीट करके वहां से और ज्यादा फैसिलिटीज है वो उस हॉस्पिटल को दी जाएंगी। शुक्रिया। बस हो गया इतना लंबा सवाल, लंबा हो गया। और भी जब मैंने ये सवाल डाला था सर, मिनिस्टर साहिबा का सेम जवाब यही आया। और क्या मेरा सर मैं यही नहीं कह रहा हूँ सर, मैं 6 महीने हो गए सर, बीएमओ नहीं है वहां पे सर। चले कोई बात नहीं, बीएमओ सर। अच्छा, अब डॉक्टरों की तो अलग बात है सर, बीएमओ नहीं है सर। बीएमओ भेजना चाहिए सर 6 महीने हो गए, मैं ये कह रहा हूँ सर, चार्ज है अभी भी सर
जो वहां सीएमओ है सर उसी को चार्ज दिया गया सर। ठीक है, उसमें क्या? अब सर देखिए सर, मेरा ये है सर, कम से कम जब तक अब कब बनेगी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कब इनको अपग्रेड किया, तब तक कम से कम सर कोई बात नहीं, जो ऑर्डर हुआ था, अगर हमारी सरकार में नहीं हुआ, आपने जो कैबिनेट डिसीजन किया है उसको तो कीजिए सर, कम से कम स्टाफ तो भेज दीजिए, बाकी चलो बाद में देखेंगे सर। ये तशरीफ रखिए आप। अमर कुमार गुप्ता जी, सर AQ नंबर 1205। मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, AQ number 1205, the category wise sanction strength, actual working strength, vacancies of principals, zonal education officers, lecturers, masters, teachers, and RETs in district Udhampur are as under. Serial number 1, cadre principal, sanction strength 43, in position 42, vacancy 1. Number 2, Zadio 11, in position 8, vacancy 3. Sir, lecturer 538, in position 243, vacancy 295, promotion quota vacancy. Headmaster 107, in position. मैडम इनको सवाल पूछने दीजिए, आप तशरीफ रखिए। लंबा है, बहुत लंबा है सवाल, लंबा जवाब लंबा है, वो सवाल पूछेंगे बस। तशरीफ रखिए। My first question is that you agree that more than 1800 posts are vacant in Udhampur district. Why they are vacant? I want an answer. Second is, I had asked whether it has affected the academic standards of the children. He said no, this has not been affected. I am reading out a report from the National Council of Education Research and Training. They have conducted National Achievement Survey. Second is through annual status of education report. This is a report submitted by the Government of India and accepted by the Government of India. They are saying in India the learning outcomes which are expected in the rural areas and the far-flung areas, they are far below the expectations. A grade 5 student does not have a literacy level of even grade 1 or 2, and a student studying in 8, he does not have a numeracy level of 4 or 5. So, madam, you are just contradicting the report. Whether you will agree with this report? And thirdly, I had inquired whether these posts are going to be fulfilled. Against 1800 posts, he has mentioned only 100 CRC are appointed. It means I only want a commitment from him, her, that till the permanent arrangement is made, till that time some academic arrangement or contractual arrangement or any sort of name you can give it to. Okay. They should commit to the house that they are going to engage so that the academic standards of the student do not fall further. आ गया आपका सवाल। कहते हैं जब तक फिलअप करेंगे तब तक कोई कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होगा। सर, इन को जो ऑलरेडी ऑनरेबल मेंबर को जो हमने जवाब में दिया हुआ है, एक तरह से जो उन्होंने वैकेंसीज के बारे में पूछा है, वैकेंसीज बहुत कम है एज पर टीचर स्टूडेंट रेशो के मुताबिक जो है इनको ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन अब जो कमी है वो प्रमोशन कोटा के अंडर उनको फिल करना है, हमें वो हो जाएगा। और दूसरा जहां पे कमी है जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए फिल होने हैं पोस्ट्स, वो भी ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को रेफर हो गए हैं पोस्ट। जहां तक इन्होंने कहा है कि एकेडमिक अरेंजमेंट पे ऑलरेडी हम लोग इसके अलावा सीआरसीज अपॉइंट होते हैं हर साल। इस साल भी 200-250 के करीब सीआरसीज जो है उनको अपॉइंट करना है, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट की गई है। वो जब अपॉइंट हो गए, अगर कहीं कहीं पे इनको दिक्कत है कि नहीं है टीचर, वैसे एरिया में तो एज पर टीचर स्टूडेंट रेशो ठीक है, कोई ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन इनका कंसर्न भी सही है। सीआरसीज को भी हम अपॉइंट करते हैं लगभग 2-2.5 हजार के करीब, जब वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा जो है ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी दिए जाते हैं। सरकार इसके बारे में सीरियस है, क्योंकि अगर हम एजुकेशन को बेहतर करेंगे तभी आप बाकी चीजें जो है वो आसानी से कर सकते हैं। एजुकेशन बेहतर होगा तो जम्मू कश्मीर बेहतर होगा। इसके लिए ऑलरेडी सरकार कोशिश कर रही है और सरकार ऑलरेडी अवेयर है।
जो भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास है उनको कर रहे हैं। जैसे मैंने इनको सी पार्ट में एक जवाब दिया है, मैंने कहा है कि ये जो पोस्ट है टीचर्स के पोस्ट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं 2019 में। अब हम टीचर लगा नहीं सकते हैं क्योंकि जब 2019 में टीचर पोस्ट फ्रीज किए गए हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया हुआ है इसमें, वो भी मैंने इनको जवाब में दिया हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर है उस टाइम का कि टीचर अब लग नहीं सकता। ना आप टीचर डायरेक्ट लगा सकते हो, ना आप एसआरओ पे लगा सकते हो, ना आप रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर कर सकते हो। तो ये हमारे पास दिक्कत है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास अंडर प्रोसेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीफ्रीज हो जाए ताकि टीचर लग सके रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी तालीम जो है वो बच्चों को मिल पाए। आप पठारिया साहब, आप बोलिए सर मेरा सब्जी और बोलिए, उसको बोल दें। नहीं सर, मैडम ने कहा कि पीपल टीचर रेशियो जो है 1:16 है। नो बॉडी डिनाइज दैट इन द अर्बन एरियाज एंड द सराउंडिंग एरियाज द रेशियो इज गुड, और आई एम टॉकिंग अबाउट द फार फ्लंग एंड द रिमोट एरियाज। एंड सेकेंडली ही हैज सेड दैट देयर आर नो स्मार्ट क्लासरूम्स, there is no internet. How you are going to teach them in the online classes? You tell me there is no internet, there is no smart classroom, there is no place for sitting. Even 90 schools are without buildings. वो मेरे दूसरे जॉब में होगा, मैं सवाल पूछूंगा। मैडम आप कमिट करिए, जितनी ये पोस्ट है आप कहीं अरेंजमेंट में लगाइए। उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लर्निंग आउटकम्स they are not commensurating what is desired by the government of India and what is desired by you. And secondly, you said and that ban has been placed. Who is going to undo that ban? Your government is competent to undo that ban. Why don't you undo that ban? If that ban has been done by the governor in the governor's rule, now you are fully competent. Education is a fully state subject. You undo that ban. She has already assured you that they are examining. She cannot. She इन्होंने कहा कि मैं बैन को नहीं हटा सकती, बैन को हटाने के लिए गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट। मैंने कहते हैं हम डिफ्रीज कर दिए जा रहे हैं, उन्होंने बताई वो बात बताई। तब मैं खुद मुझे लगता है कि इनके एरिया, मतलब इनके नहीं, उस इलाके में, ये किसी का, ये सबका एरिया है, क्योंकि हमारी साझा जिम्मेवारी है ये। जहां तक इन्होंने पूछा है, इनके इलाके में आरईटी टीचर 625 जो है वो इन पोजीशन है, वैकेंसीज ही इतनी है 625। और जहां तक वहां का सवाल है उधमपुर का, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड उधमपुर वेस्ट, वहां पे रिजल्ट जो हैं वो सबसे बेस्ट आए हैं समर जोन के 64.80%, इसी तरह विंटर जोन के 69.36%, इसी तरह ये जो है क्लास 10th के है, ये क्लास 12th के 69.80%, इसी तरह विंटर जोन के 79.56%। जहां तक इन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट है, ये तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, ये हम सबको पता है, आप भी जानते हैं, आपको भी लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, हमें भी भेजा है, उसका हमें एहसास है। जहां तक ये कहते हैं कि गवर्नमेंट है, इनके पास क्यों नहीं डिफ्रीज करते हैं पोस्ट? डिफ्रीज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज की जरूरत है, वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है, और हम अपने काम के लिए बिल्कुल जो भी होगा पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं कि खुदा न खास्ता हम कोई एहसान कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी हम बेहतर से बेहतर निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 1 साल या 12 महीनों में जो भी इम्प्रूवमेंट है, मुझे याद है सर, हमने 0 से स्टार्ट किया है। इतनी बुरी हालत थी, जवाबदेही नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कहीं पे नहीं थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो स्कूल्स की बात है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है, हम सरकार हैं, और इंशाल्लाह जो भी बेहतर बच्चों के लिए होगा, जितना पॉसिबल होगा, हम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहती हूँ कि टीचर्स की वैकेंसीज जहाँ जहाँ है, सरकार कोशिश कर रही है उनको फिल करने की। जो भी उसके लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे वो हम जरूर उठाएंगे। ठीक है सर, बड़ा सवाल मेरे जिले का सवाल माननीय पवन जी ने उठाया, इनकी सपोर्ट में खड़ा हूं। और ये ऐसा नहीं कि कोई बिटवीन ट्रेजन अपोजिशन बेंचेस हमको सीसॉ मैच इसको बनाए। मेरे 3 बिल्कुल स्पेसिफिक रेफरेंस है आपसे मैडम, सरकार आपके माध्यम से सरकार के साथ। 1800 टीचर वेकेट नहीं है, सिर्फ बिल्कुल टीचर्स कंसंट्रेट करके पर्टिकुलर एरियाज में चले गए हैं। और आपके जो हिली एरियाज हैं, पहले इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू करें, पंचारी बोंगरी, फिर डुडू बसंतगढ़, फिर गढ़ सामनाबाद चोड़ पांजू, ए न्यू टर्म हैज बीन कॉइन्ड। मेरे ख्याल से इस हाउस ने ओवरसाइट से उसको देखा नहीं, सिंगल टीचर स्कूल। ये सिंगल टीचर स्कूल क्या होता है? सेकेंडली,
ये स्टूडेंट और आपकी टीचर जो रेशियो है, इट हैज ब्लैटेंटली बीन वायलेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज ऑफ उधमपुर। सेकेंडली, सब्जेक्ट टीचर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टीचर्स को देने के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप एफर्ट कर रही हैं, लेकिन वर्चुअली इट इज लैकिंग। एंड थर्डली, ये जो हैंगिंग स्कूल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे जिला में, आपने 10वीं स्कूल बना दिया, लेकिन कागजों में वो 8वीं है, वहां पे पोस्ट नहीं है 10वीं वाली। आपने 12वीं वाला बना दिया, वहां प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं, वहां लेक्चरर्स की पोस्ट नहीं। और मैडम, ये कांग्रेस और एनसी सरकार के दौरान ही 2014 कम से कम इसे आउन करें। मैं इसे सरकार वर्सेस सरकार को डिबेट नहीं बनाऊंगा, आप इसे आउन करें और इस एक बहुत बड़े टेबू को रिमूव करके एक रिलीफ, और जैसे इन्होंने कहा, मैं भी उसकी सपोर्ट में कि बेसिक दिस इज एक एनसीईआरटी का रिपोर्ट है कि ये सिर्फ उधमपुर नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक 8वीं क्लास का बच्चा एक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अलजेब्रा, बेसिक इंग्लिश का ग्रामर और बेसिक हिस्ट्री और सोशल साइंस की नॉलेज में बिल्कुल लैकिंग है। तो सरकार इस पे उतरे, ये मेरा हम्बल सबमिशन आपसे। हाँ, सवाल तो उसका है, आप क्या पूछ रहे हैं? एक उधमपुर का सवाल है, और कोई सवाल मैं पूछने की इजाजत नहीं दे दूंगा। सर, जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, जो उन्होंने सजेशंस दी हैं यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बारे में इन्होंने पूछा है, उसके बारे में बता रही हूँ कि ऑलरेडी सीआरसीज उसके लिए लगाए जाते हैं ताकि जो कमी है उसको वो पूरा कर सके। जहाँ तक इनका कहना है कि दूर दराज इलाकों की बात इन्होंने की, सवाल तो आया था उधमपुर और उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, उसका हमने जवाब दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, इनका हदी इख्तियार में है, ये पूछ सकते हैं, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहूंगी, कुछ बातें हैं जो बहुत तलक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ठीक नहीं लगेंगे। मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूंगी कि जब भी किसी टीचर को हम दूर दराज इलाके में भेजते हैं, चाहे वो मेंबर्स उस साइड के हों, चाहे वो मेंबर्स इस साइड के हैं, हम ही सिफारिश करते हैं कि हमारा रिश्तेदार नहीं जाएगा, हमारा वर्कर नहीं जाएगा दूर दराज इलाकों में। सर, ये दिक्कतें भी बहुत है, इसलिए मेरी ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश है कि उसमें हमें कोऑपरेट करें। अगर कोई टीचर 7 साल 8 साल कहीं पे रहा है, अगर वो हॉट जोन में जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है? 3 लाख 4 लाख अगर उसकी तनख्वाह है, 1 लाख है, तो उसमें हमारी मदद करिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोऑपरेट करें, आप भी मदद करें, हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। अब्दुल मजीद भट्ट साहब, AQ number 15. मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Sir, AQ number 15. The government does not propose establishment of new PHE division at Achabal. The area already falls under jurisdiction of Jal Shakti PHE division Beach Bahada, which is well established division comprising of 4 divisions, namely Beach Bahada, Anantnag, Kukarnag, and Pahalgam headquarter Ashmukam. The area is in question. Achabal is effectively catered by PHE subdivision Anantnag and PHE subdivision Kukarnag, which together manage 157 water supply scheme covering. Out of these 70 water supply schemes feeding the area have been taken up under Jal Jeevan Mission and NABARD, and estimate cost of 17812.02 lakhs, of which 52 schemes have already been operational, while the remaining are at various stages of execution. The detail of 157 water supply schemes are as under. हाँ, पूछे। Honorable Speaker sir, जो अनंतनाग ये बिजबिहारा का PHE डिवीजन है वो बहुत बड़ा है। अवंतीपोरा से लेकर लहन दर्जन डक्सुम, मतलब नियर अबाउट 45 किलोमीटर बिजबिहारा से वहां पे, और यहाँ पे पहलगाम को टच करता है, यहाँ पे काजीगुंड को टच करता है, और इतनी मतलब वहां पे 325 गांव हैं जिनको ये कैटर करता है, 325 गांव और 60 टाउन। अब इन हालात में जावेद साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है, बहुत अच्छा टीम है, काम करने वाले हैं, काम करते हैं, मगर कर नहीं पाते हैं वहां पे ग्राउंड पर, क्योंकि एरिया ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि अगर अच्छा क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, वहां पे एक साइड में पहलगाम, दूसरे साइड में शांगस अनंतनाग ईस्ट, तीसरे में कुकरनाग एसटी, और चौथे में डूरू का 50-60% हिस्सा आता है, और अनंतनाग वेस्ट का, मतलब ऑलमोस्ट 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से नियर अबाउट
मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें कंप्लीटली आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पे एक सब ये डिवीजन वहां पे एस्टैब्लिश किया जाए ताकि लोगों की जो वहां पे मुश्किलात है वो हल हो जाए। तो ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अगर आज के दौर में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आज नहीं होगा तो कब होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं, ये लोगों की डिमांड है, ये मेरी डिमांड नहीं है। वहां पे अगर हम पहलगाम अछाबल से देखेंगे 10 किलोमीटर है, अनंतनाग 10 किलोमीटर, अनंतनाग ईस्ट 5 किलोमीटर, कोकरनाग 10 किलोमीटर, अनंतनाग वेस्ट 5 किलोमीटर, बिजबिहारा 25-30 किलोमीटर, डूरू 10 किलोमीटर, ये एरिया उसका पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पे नया एक डिवीजन वहां पे एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड एरिया है अछाबल। थैंक यू। पूछिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो मजीद साहब का सवाल है बहुत ही जेन्युइन सवाल है सर। ये जो अनंतनाग सब डिवीजन पीएचई डिवीजन बिजबिहारा है, कश्मीर में सबसे बड़ा डिवीजन ये माना जाता है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट वन। तो हमने बार बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड मीटिंग में भी ये क्वेश्चन उठाया कि इस बिजबिहारा के सब डिवीजन में अगर 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती हैं, 3 एक साइड रहेंगे, अगर कोकरनाग देन अनंतनाग वेस्ट और डूरू एक साइड रहेगा, अनंतनाग ईस्ट, और पहलगाम बिजबिहारा और अनंतनाग वेस्ट जो है वो एक साइड रहेगा। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है इसमें कंप्लीटली देयर इज नो प्रपोजल, द गवर्नमेंट डज नॉट प्रपोज एस्टैब्लिशमेंट। तो हमारा सबमिशन ये है, जो मैं तायद करता हूं मुझे साहब के इस क्वेश्चन का, कि अगर अब नहीं बनेगा, अभी भी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप मुझे बताइए फिसलना से बंदा जो आता है वो उसको बिजबिहारा आना पड़ता है, जो वाइलू से बंदा आता है अगर उसको डिवीजन में काम है उसको बिजबिहारा आना पड़ता है। तो हमारा जो ये साझा मसला है, ऑल 7 MLAs strongly recommend that there should be another सब पीएचई का जो डिवीजन होना चाहिए, 2 डिवीजन इसमें होने चाहिए। सर वी जस्ट वांट एश्योरेंस, जब भी होगा तो इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब एश्योर करे कि हम इसको 2 डिवीजन कर देंगे। थैंक यू सर। सर ये जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसके अब जनाब पखरपुरा में सब डिवीजन पखरपुरा में पामपुर का इलाका आता है, काकपुर तो, और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है सब। ये सवाल कुछ अलग है, पीएचई डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम करना। चलिए आप बताना चाहते हैं कुछ? सर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी की जो मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पूरा हाउस उससे वाकिफ है। हमारा जो एग्जिस्टिंग निज़ाम जो है इस वक्त सिस्टम जो चल रहा है उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, मैन पावर की प्रॉब्लम है जनाब को। और पूरे हाउस को ये मालूम होगा कि जब हमने टेक ओवर किया था हमारे पास कोई चीफ इंजीनियर नहीं था, हमारे पास कोई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, पूरे जम्मू कश्मीर में 30 पोस्ट थी, 2 चीफ एससीज थे, 17 चीफ इंजीनियर में से 3 चीफ इंजीनियर थे। और फिर मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, जहाँ चीफ इंजीनियर लगा दिए, एससीज लगा दिए, और इसी तरीके से हम एक्शन वगैरह हमने प्रमोट किए, एक्शन लगा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास मेन पावर की शॉर्टेज है, हमारे पास 50% के करीब जो है हमारे पास AWEs नहीं है, हमारे पास जेईज नहीं है, हमारे पास इसी तरीके से AWEs की भी हमें प्रॉब्लम है। लेकिन सर मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अभी तक तो सरकार दूसरे मसाइल से जूझ रही है, लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जब भी कोई सरकार का इस तरफ सोच बनेगी तो मैं ये समझता हूं कि हमारे बहुत से एरियाज जो है, दूर दराज के एरियाज, पहाड़ी एरियाज, और ये एरिया जहां वर्कलोड काफी है और काफी जुरिडिक्शन जो है इनकी काफी बड़ी बनती है, इनको कंसीडर किया जा सकता है। इनके लिए हम पूरी तरीके से स्टडी करेंगे, एग्जामिन कर रहे हैं, और जब भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मूव हुआ तो हम इंशाल्लाह इसको कंसीडर करेंगे। श्री अर्जुन सिंह राणा जी, राजू जी सॉरी, क्यू नंबर 287, मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। 287 under AMRUT 2.0 augmentation of water supply scheme, Butwood town is currently underway in the Ramban constituency. The details of the work is given here under. Allotted cost rupees 2.387. A second, expenditure rupees 1.85 crore. Third, physical status, distribution system, installation of functional
household tap connections in progress. हाँ, सर ये जो स्कीम थी दिस इज फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सर। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में से 2 यूएलबीज आती हैं, रामबन एंड बटोट। तो इसमें जो जवाब दिया गया है सिर्फ ये टैप कनेक्शन के लिए, लेकिन मेरा सर इसमें जो तजुर्बा रहा वो आप देखेंगे कि ना तो हम सही से पीने का सेफ ड्रिंकिंग वाटर पिला पा रहे हैं। अगर आप बटोत में देखेंगे जनाब तो वहां 2 हमारे पास फिल्टर प्लांट थे, एक बिल्डिंग बना दी गई लेकिन मशीनरी ना होने की वजह से वो नॉन फंक्शनल। रामबन में देखेंगे एक फिल्टर प्लांट काम कर रहा है, 2 की बिल्डिंग बनाई गई लेकिन वो सेफ पानी नहीं पिला पा रहे हैं। तो इसमें जो है मेरा ये इस स्कीम में जो था ये सिर्फ पानी तो देना ही था सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ साथ सीवरेज पर भी काम करना था। आप देखेंगे रामबन और बटोर टाउन में जितनी भी वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन जाती हैं वो सब नाली उसमें जाती हैं, तो हम वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पिला पाएंगे। हमारे पास जितना भी जो इसमें और क्या कहते हैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की पार्किंग फैसिलिटीज बनानी थी, तो बटोर टाउन अभी भी जो है पार्किंग फैसिलिटी से महरूम है। तो मेरा ये है कि सबसे बड़ी जो वहां पर जो शॉर्टेज है पीएचई महकमे में वो स्टाफ की है जनाब। तो लास्ट ईयर भी जब फ्लड आया तो उसमें जो है हमारा एक एडब्ल्यू शहीद हो गया। प्रेशर इतना वो न जाने मेरे पर उसका जिम्मा चढ़ा है कि न जाने मंत्री साहब पर चढ़ा कि वो इतना उसको चलाया तो उसने काम पर जोर डाला गया तो वो उसने सुसाइड ही कर दिया है। तो अभी भी पोस्टें वहां पर खाली हैं। तो मेरी मिनिस्टर जल शक्ति से गुजारिश है कि वहां एडब्ल्यू की पोस्ट फिल भी, क्योंकि एक डिवीजन है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैटर कर रही है। तो यहां से हम ये डिमांड करते हैं कि डिवीजन भी 2 बनाए ताकि बनिहाल को भी एक डिवीजन मिले पीएचई का और रामबन का भी काम हो सके। और दूसरा जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में है उसके लिए स्पेशल प्लान बनाया जाए, क्योंकि प्लानिंग में मैंने देखा सर, क्योंकि मैं खुद जल शक्ति की उसमें पार्ट हूं इंक्वायरी कमेटी का, तो हमने देखा जो प्लानिंग हम डीपीआर बनाते हैं सर, जब मैन पावर की शॉर्टेज है, टेक्निकल ऑफिसर्स हमारे पास एक्शन के पास होता नहीं है, तो हम रिलाय करते हैं एक छोटे से किसी जेई पर बेचारे पर, तो उसकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो जब भी प्लानिंग का पार्ट बने तो वो एक कोई स्पेशल उसके लिए कोई कंसल्टेंसी हायर की जाए ताकि जो है इन चीजों का आपका सुझाव आ गया। सज्जाद साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा इसी अमृत के हवाले से मेरे बनिहाल टाउन का सर एक 7.5 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई स्कीम का एक प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 1 साल से अभी हुआ नहीं। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से इसमें ये उनकी इंटरवेंशन चाहता हूं कि उसमें एश्योरेंस दे कि उसको टेकअप किया जाए ताकि हमारा पानी का मसला वहां पे सॉल्व हो जाए। आगे इनकी सर ठीक है, जो ऑनरेबल मेंबर जिनका सवाल था अर्जुन सिंह जी का, उन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं जिनमें कोई पीएचई का इशू है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी एडब्ल्यू का है इनका, और दूसरा कुछ इन्होंने ड्रेनेज के बारे में कुछ बात की है। और ऑलरेडी जो इनको पैसा वहां दिया गया है वाटर सप्लाई के बारे में उसमें कुछ 1 करोड़ 67,000 जो है वो खर्चा हो गया। तो इनकी सजेशंस पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। जो रामबन के ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है कि उनकी भी सजेशन है, उसको भी देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी हमने इसमें सारा लिस्ट दिया है जो ऑलरेडी चल रहा काम। कुछ स्कीम्स में 85% कंप्लीट है, कुछ में 70% कंप्लीट है, कुछ में 40% जो ऑलरेडी एनेक्शन में इनके पास है। अगर उसको भी देखेंगे उसके बाद अगर आगे जो भी इन्होंने सजेशन दी है उनको भी जरूर रिकंसिडर करेंगे और एग्जामिन करेंगे। श्री सतीश शर्मा जी, AQ 929 मिनिस्टर इन चार्ज पावर। Sir, AQ number 929. Some rural and remote habitations, moras but not villages, like Thingen, Kanodi and Hanuk of Panchayat, Maroon, Dehota in Bilawar area are unelectrified or partially electrified. Expansion of habitations in remote areas is a continuous process which requires extension of LT network at regular intervals. The unelectrified habitations, households like Thingen, Kanodi and Hanuk of Panchayat, Maroon, Dehota in Bilawar constituency under the jurisdiction of JPDCL, Electric Division Kathua, were proposed for electrification under the DAJGUA scheme, and electrification of most of the unelectrified households has been approved under the DAJGUA scheme, which is being executed through JPDCL Project Division Jammu. However, some habitations like Thingen, Kanodi and Hanuk of Panchayat, Maroon, Dehota in Bilawar constituency were dropped from the final sanctioned DPR of DAJGUA scheme due to cost escalation of the work. Part B. All the villages of Jammu division of UT of JNK are electrified whether in on-grid or off-grid mode.
no village as a whole remains unelectrified. However, some habitations, moras, households who have recently come up are unelectrified. Efforts are underway to electrify these unelectrified or partially electrified habitations or households under centrally sponsored scheme DAJGUA/UT CAPEX. Part C. DPRs for habitations like Thingen, Kanodi and Hanuk of Panchayat Madun, Dehota are being prepared. सर मैंने जी पिछले साल भी एक प्रश्न किया है और उस प्रश्न का 824 4 मार्च 2025 मिगी तद भी इो जवाब होया हा घिसा पिटा जवाब कि उस वेले इन्हें उहदा जिक्र किया हा कि RDSS स्कीम के तहत अस कोशिश कर गए हुण अज नवा एक ले आए ने DAJGUA हर साल स्कीम्स या नाम बदल देन मेरा निवेदन है सरकार दे कन्नै कि अस एक पासे आखे करने पंचायत मोड़ा क्या लोकें की बिजली देने का अधिकार नहीं है हर व्यक्ति अरे सुन लो ना ये क्यों नहीं सुनोगे ये क्यों नहीं सुनोगे 8वें शेड्यूल में है भैया 8वें शेड्यूल में है मेरा निवेदन है सर मेरा निवेदन है कि ये जेडे गरान सर साढ़े ये बड़े इंपॉर्टेंट और बेलावर विधानसभा के बिल्कुल टॉप के उपर गरान और असें की पैदल जाने पौंदा है सर 12-14 किलोमीटर थिंगन हनोग ते ये जेडे गरान इत्थे इलेक्ट्रीफाइड तुसें कदों करना है मिगी जवाब ये चाहिए क्योंकि ये उयो गल दर्शांदी है कि भारत और इंडिया यानी भारत ग्राम विच बसदा है और मुझे लगता है कि इंडिया शहर विच बसदा है इस प्रश्न का मेरे दा जड़ा मैं प्रश्न किया होदा जवाब मुझे ये मिला पिछले साल RDSS आपकी तकरीर रिकॉर्ड नहीं हो रही सर तकरीर नहीं मेरा मैं कहता ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्योंकि आप मुझे ये है कि मेरे प्रश्न का सही मूलतः आंसर मिले और मेरे गांव को इलेक्ट्रीफाइड किया जाए एश्योरेंस मिले मुझे इस बात का एश्योरेंस मिलना चाहिए मुझे ऑनरेबल स्पीकर साहब सब अगर इनका मकसद मुझसे जवाब हासिल करना होता तो शायद सवाल मुझसे उस जबान में पूछते जो मुझे पूरी तरह से समझ आता अगर मकसद इनका ये था कि यहाँ से वीडियो उठे और कहीं और दिखे तो मकसद इनका पूरा हो गया है सवाल मुझे पूरी तरह से समझ आया नहीं अब जब सवाल पूरी तरह से समझ आया नहीं जो लिखे हुए जवाब हमने दे दिए वही हाउस के सामने और मेंबर के सामने मैंने रखा हुआ है सर सप्लीमेंट्री अगर यही है मेरा ये था कि पिछली बार इन्होंने जो जवाब दिया एक साल पहले तो वो तो अब मैं समझा रहा हूं भैया आप नहीं समझोगे बात अलग है जिस तरीके से आप समझा रहे हैं उसी तरीके से मैं समझा रहा हूं ये 4 मार्च 2025 को भी सेम जवाब था RDSS के तहत आपको हम लोग एकोमोडेट करेंगे एक साल के बाद सर आ रहा है DAJGUA तो सर हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये स्कीम्स के बारे में ना इतना बताते हुए उन गरीब लोगों को कोई ना कोई राहत दी जाए उनको भी जीने का अधिकार है बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधाएं ये हमारा उनको देने का राइट बनता है और उनका भी राइट बनता है तो मेरा ये प्रश्न है आप ऑनरेबल स्पीकर साहब पिछले साल के जवाब और इस साल के जवाब में फर्क है फर्क इसलिए जैसे मैंने जवाब में कहा आबादी बढ़ती है गांव जो है वो फैल जाते हैं नए नए मकान बनते हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करना रातों रात का काम नहीं है इनमें टाइम लगता है DPR तैयार होते हैं कोई ऐसा गांव नहीं है जो पूरी तरह से अनइलेक्ट्रीफाइड हो अब ये है कि कुछ गांव में शायद कुछ हैबिटेशंस कुछ मोड़े जो हैं वो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं जिनको जोड़ने का काम करना है अब एक तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और UT कैपेक्स के हवाले से मैंने यहाँ जवाब दिया वो ऑनगोइंग है और जिन इलाकों के इन्होंने नाम लिए उनके भी DPR तैयार किए जा रहे हैं मुकम्मल कोशिश होगी कि कोई मकान ऐसा ना रहे जिसको बिजली का कनेक्शन ना मिले लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा
जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे जैसे नए हैबिटेशंस बनेंगे, जैसे जैसे गांव हमारे फैलेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हम एक एक घर तक पहुंच के उनको बाज़ाब्ता बिजली का कनेक्शन पहुंचा देंगे। मिस्टर तनवीर सादिक साहब, सर AQ 689। मिनिस्टर इन चार्ज हायर एजुकेशन। Sir, AQ 689. A Cluster University of Srinagar and Jammu were established under the Srinagar and Jammu Cluster University Act 2016 under ROSA scheme by the human infrastructural resources of 5 existing city colleges for each university at Jammu and Srinagar in accordance with the guidelines of ROSA 1.0. B part, yes sir. Historic and high performing colleges such as SP College, Women's College, MA Road, Amar Singh College, MAM College, GCM College, Science College and SPMR College of Commerce were placed under cluster universities. At present, the administrative control of teaching and non-teaching staff of the constituent colleges is with Higher Education Department. However, both the universities have been allotted land for construction of various establishments. Further, both universities have developed their independent PG schools with their own faculty. D part, no. At present, there is no such proposal under the consideration of the government. E part, not applicable as per above. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम मिनिस्टर। मैं बस 2-3 चीज़ों में आपके साथ एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो जो यह रूसा का प्लान बना था उसमें था कि जो पूल करने थे रिसोर्सेज उसको, और एकेडमिक क्वालिटी जो है यूनिवर्सिटीज़ की, ये जो हमारे कॉलेजेस है जिस तरह आपने कहा वुमेंस कॉलेज, MAM कॉलेज, GGM कॉलेज, इनका था। और अगर आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसके मुताबिक जितने भी डिग्री कॉलेजेस है 2035 तक सबको ऑटोनोमस बनाना है, ये हमारा NEP का था। और अब जब आइकॉनिक कॉलेज जिस तरह वुमेंस कॉलेज है, MAM कॉलेज है, कुछ कॉलेजेस ने सर डायमंड और सेनेटरी जुबलीज भी की है। मेरा सवाल आपसे एक चीज है और मैं चाहता हूं कि आप बड़ा सीरियस नोट इसका लें कि आपने इसमें चौथे में आपको जवाब दिया है नो, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के हिसाब से 23/12/2025 को एक मीटिंग ली गई उसमें, और उसका नंबर है HED-US 26 2025 डेटेड 23, जिसमें जो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटीज में MAM कॉलेज, GGM कॉलेज, उनको ट्रांसफर करने की बात हुई। और उस पे मैं आपसे बड़े मोदबाना एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हाउस को एश्योर करें, क्योंकि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, ये किसी कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, ये हमारे आइकॉनिक कॉलेजेस हैं। और कुछ कुछ कॉलेजों के पास अपनी अपनी जमीन है और कुछ कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हिसाब से हैं। और अब वैसे भी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज को सर 300 कनाल दिए गए हैं, तो वो कर सकते हैं अपना PG। क्या आप एश्योर करेंगी कि आज आप इनको बताएं कि जो भी अगर ऐसा कोई प्रपोजल है उसको होल्ड पे रखे और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा जिसमें MAM कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज या जम्मू में जितने भी सिटी के कॉलेजेस आइकॉनिक है उन कॉलेजेस को वापस वो हायर एजुकेशन के पास ही दें क्लस्टर यूनिट, क्योंकि अगर वो किया तो हायर एजुकेशन हमें बंद करना पड़ेगा। इनको तो सवाल पूछेंगे, जवाब दे दीजिए ना मिनिस्टर साहबा को जवाब देने दीजिए। हाँ सर, जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर का सवाल है, कंसर्न है, वो सही है, जेन्युइन है, लेकिन जहाँ तक क्लस्टर यूनिवर्सिटीज का ताल्लुक है, जो कॉलेजेस उनको ऑलरेडी दिए गए हैं उनकी अथॉरिटी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो अभी तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। जहाँ तक इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि कुछ कॉलेजेस को जो है उनकी अथॉरिटी जो है वो इन्हीं के यूनिवर्सिटीज़ के अंडर दी जा रही है, जिसमें इन्होंने किसी मीटिंग का जिक्र किया है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ, मीटिंग्स तो होती है, मीटिंग्स कर सकते हैं ऑफिसर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रूटीन मैटर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो सरकार है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, चीफ मिनिस्टर साहब है। अगर उसमें कोई डिसीजन करना होगा वो सरकार करेगी, लेकिन सरकार को ये डिसीजन नहीं करना है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कई हायर कॉलेजेस जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं,
और ये आपकी बात सही है, अगर हायर एजुकेशन का सारा हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंडर देंगे तो फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को नेचुरली बंद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो पहले हुआ सो हुआ, लेकिन इस सरकार के दौरान किसी भी कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं दिया जाएगा। जहां तक आपने मेजर कॉलेजेस की ऑटोनॉमस पोजीशन देने की बात की है, वो इंशाल्लाह विद इन पीरियड जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे ताकि उन कॉलेजेस को ऑटोनॉमस पोजीशन मिले, उनको हासिल हो सके। पूछिए सैफुद्दीन साहब, अगर सवाल इसी सवाल के पूछिए। मैडम ने इसका कलस्टर यूनिवर्सिटी का जवाब दे दिया, मगर एक बात है कि जो भी कॉलेज इस वक्त एडमिशन कर रहे हैं, जितने भी जब से उनको कलस्टर यूनिवर्सिटी कहा गया है, चाहे एसपी कॉलेज, वुमेन कॉलेज, अमृतसर, कोई भी, मगर एडमिशन का कंट्रोल न कलस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर वहां पर है, न जो भी यूनिवर्सिटी जम्मू या कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसके अंडर है। बच्चों को ऐसे लिया जा रहा है एडमिशन पे कि अगर 200 बच्चे किसी क्लास में एडमिशन लेना है, चाहे आईटी में, मैनेजमेंट में, किसी भी कोर्स में, तो 200 के बजाय अगर 300 बच्चे आते हैं, कभी 300 को लिया जाता है। मगर जो बच्चा वहां से जब उसको बंद किया जाता है एडमिशन, पहला कहा जाता है कि एडमिशन नहीं है, तो बाद में लिया जाता है। किस बिना पर लिया जाता है? कोई उसमें या तो इसी को कॉलेज को कंट्रोल दे दीजिए या यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी है, मगर कम से कम कॉलेजों को बचा लीजिए, इनको आप वाइंड अप मत होने दीजिए। बाद में ये पता नहीं दिल्ली चले जाएंगे, कहाँ एनसीटी के अंडर, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, फिर पता नहीं चलेगा। जो हमारी शनाख्त है एसपी कॉलेज की, अमृतसर कॉलेज की, वुमेन कॉलेज की, वो भी खो जाएगी, जैसे उन्होंने हमारे कश्मीर के तमाम असासे खो दिए। कोई बात मेंबर का सवाल है, अगर उन्होंने मेरा जवाब सुना होगा, मैंने पहले ही कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री के पास है, वो किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, उसको हम नहीं किसी को देंगे, वो गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। और गवर्नमेंट, जहां तक इन्होंने एडमिशन्स की बात की है, ये तो मुमकिन चीज़ है। जिस कॉलेज को फॉर एग्जांपल 300 सीटें अलॉट हुई है, वो तो एज पर दैट ही अपना एडमिशन कराएगा, उन्हीं 300 सीटों के ऊपर करेगा। अगर उससे कम सीटें आएंगी, क्योंकि अक्सर बेशतर पिछले साल का रोल जो है वो बहुत कम हो चुका है, तो उसमें अब इजाफा हुआ है। इस साल 12% जो है उसमें इजाफा हुआ है एडमिशन में। तो जहां तक इनका सवाल है कि एडमिशन उनको नहीं दिया जा रहा या कुछ और, पहले तो मुश्किल ही है, इनका सवाल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इन्होंने जो कहा है जितनी कॉलेज के पास कैपेसिटी होगा उसके मुताबिक ही वो एडमिशन देंगे अपने वहाँ कॉलेज में। जहाँ कैपेसिटी नहीं होगी, ऑलरेडी आसपास के कॉलेजेस हैं, वहाँ से भी वो बच्चे जो हैं एडमिशन ले सकते हैं। मोहम्मद सईद साहब, निजाम जी साहब पूछिए। AQ नंबर 904, मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। सर AQ नंबर 904, पूरा हाउस का है, सारा हाउस सुने, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। District Anantnag, there are total of 64 irrigation schemes comprising of 47 gravity schemes, 15 lift irrigation schemes and 2 tube well lift irrigation schemes. The total command area is 22748 hectares, against which an irrigation potential of 26.7 hectares has been created and an irrigation potential of 18481 hectare is presently being utilized. The detail annexed A. Besides, 19 irrigation schemes were earlier taken up by under AIBP PMKSY. Out of 7 schemes have been completed and rest of schemes are at different stages of completion. The detail are enclosed. Moreover, 7 number of schemes have also been taken under duty capex, out of which 2 schemes stand completed and rest are in progress. Detail are enclosed. Part B, there are
195 flood-prone villages, including Anantnag, Town district Anantnag. Detail of the villages are enclosed. The preventive measures are handled with 2 prolonged strategies. Short-time measures to mitigate flood threat in vulnerable areas. Restoration of weak spots identified during safety audits of the reverse embankments is undertaken through temporary protection measures, including the laying of filled bags on bunds. Additionally, as the flood seasons approaches, advanced preparedness measures are undertaken by preposition of filled empty bags at vulnerable locations and keeping men and machinery under stage contacts in readiness to respond any eventually. These actions are executed in close coordination with the district administration, DM, PLR and other line department stakeholders. Long time areas, permanent flood protection measures have been undertaken under PMDP phase 2. Various bank protection works have been executed at a critical location adjoining the vulnerable stages of the area, covering total length of 873 meters. Further, to mitigate the risk of the overflow, embankments and vulnerable stretches have been raised at the cost of 1,897 crore for the length of 9,178 meters. These interventions have significantly enhanced the overall flood resilience of the area. मेरे ख्याल में कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है। नहीं सर जो पहला पार्ट है सवाल का इरिगेशन से रिलेटेड है। वाटर मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट से ये कंपोनेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है वाटर रिसोर्सेज ऑफ वाटर मैनेजमेंट का। एक जमाने में इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। हरी सिंह साहब के जमाने में बड़ी कैनाल्स बनी, बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उस सिलसिले को आगे बढ़ाया और जो इम्पोर्टेंट कैनाल्स थी उनको बचाने का काम हुआ। ये जो कर रहे हैं, जो फैक्चुअल पोजीशन उन्होंने बताई है, एग्री, लेकिन मेरा सवाल इसमें ये रहेगा कि स्पेसिफिक कोई पॉलिसी डिसीजन है ताकि इरिगेशन जैसी जो सस्टेनेबिलिटी से है, यूनिवर्स की सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हमारी अपनी एनिमल पॉपुलेशन से भी रिलेटेड है, प्रोडक्शन और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड है, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट का इस क्रिटिकल प्रायोरिटी बेस्ड एरिया को संभालने का और बढ़ावा देने का, नंबर 1। दूसरा जो फ्लड से रिलेटेड है, फ्लड्स तो एक कैटास्ट्रॉफी होती है, नागहानी कहाँ आए कब आए, लेकिन आइडेंटिफाइड जो नालाज हैं विच हैव प्रूव डेंजरस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको हाफ हार्टेड मैनेजमेंट से नहीं लिया जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप आधा बनाते हैं, फ्लड आया वो आधा भी चला जाता है। तो दोनों कंपोनेंट्स में आई वुड आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, इज देयर ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बेस्ड ऑन देयर रिसोर्सेज ताकि इस क्रिटिकल एरिया को, क्रिटिकल कंपोनेंट को ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी के लिए कम से कम जम्मू कश्मीर में बचाया जाए। सवाल है सर, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का सवाल है सर। ऑनरेबल स्पीकर साहब शुक्रिया सर। ये जो पार्ट बी का जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दिया है, पीएमडीपी में फेज 2 का जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक तो ऑन ग्राउंड इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैलाब आता है वो लिदर से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को आता है और ब्रेटी नाला से, लेकिन मैक्सिमम 70% जो है इसमें जो जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने दिया है 30 गांव पहलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के है। सो पर ये तो एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स ये ले रहे हैं, सेकी बैग चलाकर। सर माफ करना, मैं कश्मीरी में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो डोगरी में बात करते हैं। आई शुड समझ यून के, मगर यहाँ जो रिकॉर्ड नहीं होगा, मुझे कुछ यहाँ नहीं कोई नहीं, न डोगरी रिकॉर्ड होगा न कश्मीरी। सर एनीवे सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, बताए उन्होंने सर। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ सर। लॉन्ग टर्म में जो इन्होंने मेजर्स ये बोल रहे हैं, हम ले रहे हैं, ये जो पीएमडीपी फेज 2 है, लेकिन सर ऑन ग्राउंड कहीं पे नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये जो
फेज सेकंड ये कहते हैं परमानेंट रेस्टोरेशन, क्योंकि सैलाब जब सर से ये आ जाता है फ्लड्स ये बहुत तबाही कर देता है सर। सर मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये बताइए, फेज सेकंड जो है 10 करोड़ 7 लाख रुपया और 18 करोड़ 57 लाख रुपया, ये कब ऑन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा? हाँ मिनिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जवाब दे रहे हैं, सर जवाब दे रहे हैं, आप जरा सुनिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर 2009-10 में एक ड्राफ्ट प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसमें ये कोई 2083 लैक्स का एक प्रपोजल जो है वो फ्लड मैनेजमेंट के तहत रिवर जेलम के लिए भेजा था, लेकिन उस पे 2014 तक कुछ हुआ नहीं। 2014 के एक जो हमारा तबाही हुई कश्मीर में फ्लड की वजह से, उसके बाद इस प्रपोजल को अप्रूव किया गया और फिर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के जरिए इसको लिया गया। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास हमने कोई 400 करोड़ के करीब जो है वो पैसा जो है वो सेंटर शेयर और स्टेट शेयर जो लगा, और उस पर हमने काम किए, जिसके लिए डिटेल यहाँ दी है। 31 काम जो है टोटल उस पर हुए, जिसमें हमने 2 बड़े जो है वो रेगुलेटरी गेट्स हॉस्कर वेटलैंड पे 28 करोड़ कुछ लाख का जो है बना, जिसके लिए ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है। मैं इनको गुजारिश करूंगा वहां जाएं, विजिट करें और ये काम देखें जो वहां चल रहे हैं। 31 के करीब काम कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बड़े गेट बने हैं, एक हॉस्कर गेट बना है 28 करोड़ और उस पे एग्जैक्ट जो पैसा लगा है मोर देन 28 करोड़ रुपया, 28 करोड़ 45 लाख रुपया जो है उस पे लगा। तो इस पे मैं ये गुजारिश करूं कि जो शॉर्ट टाइम मेजर्स, परमानेंट मेजर्स और इस पे पूरा डिटेल जो है जवाब में दिया गया है, जिसके लिए मैं ये गुजारिश करूं कि जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था वो प्रपोजल जो है 2014 में उसको एक्सेप्ट किया गया, और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेकंड जो हमारा फेज है उसका जो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमने रिसेंटली जो है पिछले जनवरी में एक मीटिंग जो है CWC के साथ और कंसल्टेंसी जो इसको डील कर रही है उसके साथ हमारी एक मीटिंग हुई है, जिस पे हमने ये क्योंकि उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें आ रहे हैं, उसमें कोई 21 के करीब जो है ब्रिजेस हैं जो RNB देखती है, और इसी तरीके से हमारे रेवेन्यू के, हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के और दूसरे जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, जिसके लिए हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा है। उस पे एक तो कंपनसेशन है, जो लोगों को कंपनसेशन देना है, ये सब का सिलसिला एक गवर्नमेंट के सामने है। हम इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला इसको एक अच्छे मजबूत की तरफ इसको हम ले जा रहे हैं। गुलाम मीर मिनिस्टर इंचार्ज इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल। सर पढ़ा हुआ तस्वीर किया जाए। चलिए ठीक है, पूछे सर पढ़ा हुआ तस्वीर किया जाए। जी पढ़ा ली Sir, part of the lift irrigation Chakru was taken up in the year 2009. The DPR was approved under AIBP for amount of 4180 lakhs. The scheme was scheduled for completion of during the year to mitigate approximately 100 canal agriculture land and in villages of Zizan, Spangal, Ampura and Bhopal. एक सवाल पूछेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा है। सर 2009 में इस स्कीम पर काम शुरू हुआ है। इरिगेशन का काम है, लिफ्ट इरिगेशन बनाना है और साल करीबन 1000 कनाल जमीन को इरिगेट करना है। 16 साल गुजर गए, अभी तक ये स्कीम कंप्लीट नहीं हुई है। मैं सिर्फ एश्योरेंस चाहता हूँ, क्या इस साल में, कि पिछले साल भी इसने एश्योरेंस दी थी, क्या एक स्कीम कंप्लीट हो जाएगी कभी कि नहीं हो जाएगी? बस इतना ही चाहता हूँ मैं। PMKSY में हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे जिसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बंद हो गई है, जैसे JJM में हुई। अब क्या बताएं, हमारे ये साथी सुन रहे हैं यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से PMKSY में कोई फंडिंग नहीं हो रही है। अब एक रिसेंटली हमारी इसको लेके एक मीटिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई है और हमें उम्मीद है कि वहां से कुछ समय पैसा मिल जाएगा। और ये जो स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला अगर PMKSY में इनकी फंडिंग होती है तो वेल, अगर नहीं होती है तो हम किसी दूसरी सोर्स से इस स्कीम को फंडिंग करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन ओवर इज ओवर प्लीज।